हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन विजय नर्सिंग क्लासेस। रिसर्च डिज़ाइन एंड अप्रोचेस। रिसर्च डिज़ाइंस के अंदर मेनली तीन टाइप की थी, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और मिक्स्ड डिज़ाइन। और जो क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन थी उसके अंदर जो पहला टाइप था वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन था। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन वो होती है जिसमें क्या कहता है, कोई ना कोई मैनिपुलेशन किया जाता है, इंटरवेंशन किया जाता है। पहली चीज़ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की बात हुई। और जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन थी वो तीन टाइप की थी। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन तीन टाइप की थी: ट्रू एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल एंड प्री एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, जिसका पहला भाग अपन पढ़ने जा रहे हैं, ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। ओके, ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन होते हैं, उसके तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मेनली उसके तीन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। पहला होता है उसमें मैनिपुलेशन। फर्स्ट, मैनिपुलेशन। पहला आपकी मैनिपुलेशन, दूसरा कंट्रोल एंड तीसरा रैंडमाइजेशन। तीन इसके मेन एलिमेंट्स होते हैं। जब भी कोई आप ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं और ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन यूज करते हैं तो उसमें तीन एलिमेंट काम आते हैं। तीनों इसके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है। मैनिपुलेशन होना चाहिए, उसमें कंट्रोल होना चाहिए और रैंडमाइजेशन होना चाहिए। ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन को, इसको क्या बोलते हैं, आरसीटी भी बोलते हैं। इसको रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। इस स्टडी को आरसीटी भी कहते हैं। ये ध्यान रखना, इस स्टडी को आरसीटी, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल भी कहते हैं। तीन इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। मैनिपुलेशन होता है, कंट्रोल होता है और रैंडमाइजेशन होता है। मैनिपुलेशन का मतलब होता है इंटरवेंशन करना या कॉन्शियस कंट्रोल, या कॉन्शियसली जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें कोई चेंजेस करना। कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसका मीन क्या है, इंटरवेंशन करना। इसका मीन जो है वो है क्या है, कोई इंटरवेंशन करना या कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब हमने वेरिएबल्स की बात की थी, दो वेरिएबल्स होते हैं मेनली, एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, एक इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं जो कॉज होते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं जो इफेक्ट होते हैं। जिसकी वजह से इफेक्ट आए वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जिसकी वजह से इफेक्ट आए वो क्या कहलाते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे वेरिएबल्स जो इंडिपेंडेंट है उनमें हम कॉन्शियसली कोई कंट्रोल करते हैं, उसके ऊपर उसमें कोई चेंजेस करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, मैनिपुलेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्रीटर्म बेबी है, उसके टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए हम केएमसी देख रहे हैं। केएमसी क्या हो गया, उसके लिए एक इंटरवेंशन हो गया, मैनिपुलेशन हो गया कि केएमसी से उसका टेम्परेचर रेगुलेट हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो वो कौन सा मेथड हो गया, वो कौन सी चीज होगी, वो एलिमेंट कौन सा हो गया, मैनिपुलेशन हो गया। ऐसे ही किसी का नॉलेज इंप्रूव करना है तो हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम एसटीपी दे देंगे, या फिर किसी का पेन कंट्रोल करना है उसके लिए कोई बॉडी मसाज दे देंगे। ठीक है, या फिर किसी की एंजाइटी रिलीफ करनी है उसके के लिए साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन प्रोवाइड कर देंगे, एजुकेशन दे देंगे। तो इस तरह से किसी माध्यम से जब हम किसी डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करते हैं तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करके इसका इफेक्ट जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पर आता है, तो वो क्या कहलाता है, मैनिपुलेशन कहलाता है। ठीक है, दूसरा होता है कंट्रोल। कंट्रोल एक्चुअली में क्या होता है, कंट्रोल मीन्स हमारे पास एक्चुअली में दो ग्रुप बनते हैं, एक बनता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा कंट्रोल ग्रुप। जब आप स्टडी कर रहे हैं तो कंपैरिजन के लिए, वहां पर तुलनात्मक रूप से देखने के लिए कि जो एक्सपेरिमेंट था वो इफेक्टिव रहा या नहीं रहा, उसके लिए क्या करते हैं, हम कंट्रोल ग्रुप लेते हैं।
और जो कंट्रोल ग्रुप होता है वो भी 3 टाइप का होता है, नेगेटिव कंट्रोल, क्लियर कंट्रोल और पॉजिटिव कंट्रोल। ये भी 3 टाइप का होता है, नेगेटिव कंट्रोल, क्लियर कंट्रोल और पॉजिटिव कंट्रोल। ओके, नेगेटिव कंट्रोल, क्लियर कंट्रोल और पॉजिटिव कंट्रोल 3 टाइप का होता है। नेगेटिव कंट्रोल वो होता है कि जिसमें कंट्रोल ग्रुप को कुछ भी नहीं दिया जाता। जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उस पर तो एक्सपेरिमेंट होगा, लेकिन कंट्रोल ग्रुप को कुछ भी नहीं यूज किया जाएगा, है ना। नो इंटरवेंशन, नो इंटरवेंशन, नो इंटरवेंशन ऑन कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप पर कोई इंटरवेंशन नहीं होता, ठीक है, तो वो नेगेटिव कंट्रोल है। दूसरा होता है क्लियर कंट्रोल। क्लियर कंट्रोल का मतलब होता है कि जो कंट्रोल ग्रुप है उसको प्लेसिबो ट्रीटमेंट देते हैं। क्या देते हैं उसके साथ? प्लेसिबो। प्लेसिबो, प्लेसिबो का मतलब होता है स्यूडो ट्रीटमेंट। स्यूडो, उसको लगना चाहिए कि उसके इसकी जगह क्या कर रहे हैं अपन, उसको दूसरा कुछ यूज कर रहे हैं, स्यूडो, स्यूडो इंटरवेंशन। पेशेंट को तो ये लगेगा, उस पार्टिसिपेंट को ये लगेगा उस पर कुछ इंटरवेंशन हो रहा है, लेकिन हम एक्चुअली में उस पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, स्यूडो इंटरवेंशन कर रहे हैं, स्यूडो इंटरवेंशन, ठीक है। और पॉजिटिव कंट्रोल का मतलब है कि उसके साथ अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। अगर एक पेशेंट को मेडिसिन ए दे रहे हो तो दूसरे को मेडिसिन बी देके देख लेते हैं, ठीक है, जिसको ना अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट क्या देते हैं, उसको अल्टरनेटिव थेरेपी या अल्टरनेटिव इंटरवेंशन यूज करते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा होता है? पॉजिटिव कंट्रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट जिस पर आप क्या कर रहे हैं, सॉरी एक स्टडी है जो आप इफेक्ट देख रहे हैं, इफेक्ट स्टडी टू द एफिकेसी ऑफ द क्लोरहेक्सिडिन, efficacy of chlorhexidine in prevention of ventilator associated pneumonia among ICU admitted patient। एक पेशेंट जो ICU में एडमिट है, जिन पे वेंटिलेटर लगा हुआ है, और उनका माउथ वॉश जो होता है क्लोरहेक्सिडिन से करते हैं अपन, तो उसकी एफिकेसी देखनी है कि वो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया को प्रिवेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। क्लोरहेक्सिडिन की एफिकेसी किस पे देखनी है? वेंटिलेटर प्रिवेंशन ऑफ VAP पे, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया रोकने पे, ठीक है, कि उसकी माउथ केयर अगर करेंगे तो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया है वो रुक जाएगा अगर क्लोरहेक्सिडिन से करेंगे तो, ठीक है। ये अपन इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर पहली चीज ये थी कि जो इंटरवेंशन था अपन देख रहे थे कौन सा, मैनिपुलेशन, तो मींस क्लोरहेक्सिडिन उसमें क्या है, एक उसमें चेंजेस कर रहे हैं ना, माउथ वॉश में क्लोरहेक्सिडिन यूज कर रहे हैं, तो वो तो आपका इंटरवेंशन हो गया। अब उसमें था कि नेगेटिव कंट्रोल, कि एक पेशेंट है जिसमें तो क्लोरहेक्सिडिन यूज कर रहे हैं, दूसरे में कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। क्लियर कंट्रोल, कि एक में उसमें क्या कर रहे हैं, क्लोरहेक्सिडिन यूज कर रहे हैं, दूसरे में उसकी जगह क्या कर रहे हैं अपन, स्यूडो इंटरवेंशन, सिर्फ जो है वो जो अपन वाटर से, है ना, सलाइन वाटर से अपन क्या कर रहे हैं, उसको क्लीन कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरा, हालांकि वो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है, हम क्लीन तो फिर भी कर रहे हैं, ठीक है। और पॉजिटिव कंट्रोल में हम जो है क्लोरहेक्सिडिन की जगह हम जो इसका पोइडन आयोडीन गार्गल्स आता है ना, पोइडन आयोडीन का गार्गल्स आते हैं जो कम कंसंट्रेशन का आता है, वो यूज कर लें, तो इसका और उसका कंपैरिजन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप क्लोरहेक्सिडिन की जो एफिकेसी देखने के लिए यूज करते हैं, तो इसमें तो आपने कोई यूज नहीं किया दूसरे पेशेंट कंट्रोल ग्रुप वाले में, सिर्फ एक्सपेरिमेंटल में क्लोरहेक्सिडिन यूज किया। और प्लेसिबो में क्या किया, इसमें आपने उधर जो है वाटर यूज कर लिया, ठीक है, प्लेन वाटर से क्लीन कर लिया। और तीसरा जो था वो कौन सा था, वो पॉजिटिव कंट्रोल में, तो इसमें आप क्या कर लिया, दूसरा जो माउथ गार्गल्स थे वो यूज कर लिए बजाय क्लोरहेक्सिडिन के, ठीक। क्लोरहेक्सिडिन की जगह दूसरा था वो पोइडन आयोडीन, जो सलाइन पोइडन आयोडीन का गार्गल्स आता है, उस सॉल्यूशन को काम में ले लिया, माउथ वॉश गार्गल आता है, ठीक है, तो उसको काम में लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कंट्रोल का, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा आता है रेंडमाइजेशन। रेंडमाइजेशन का मीन्स होता है कि रैंडम एलोकेशन ऑफ सब्जेक्ट इन एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप। जो आपके पास सब्जेक्ट्स है जिन पर आप स्टडी करने जा रहे हो, उनमें से मान लिया 100 पर्सन है, उन 100 में से
कौन एक्सपेरिमेंटल में होगा और कौन कंट्रोल ग्रुप में होगा। तो इसमें आप रैंडमली चूज करेंगे। क्या कर लें इसमें? इसमें आप रैंडमली चूज करेंगे, रैंडमाइज करेंगे, इन मीन्स आप बायस होके नहीं करेंगे, कोई रैंडम टेक्निक यूज करेंगे। जैसे आप लॉटरी मेथड से ले लिया, किसी मेथड से रैंडमली आपने उन जो सेलेक्टेड सैंपल्स हैं उनको आधों को रैंडमली किस में डाल दिया आपने? कंट्रोल ग्रुप में डाल दिया, और आधे को किस में डाल दिया आपने? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डाल दिया। तो रैंडमली एलोकेशन ऑफ द सब्जेक्ट इन एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, इस रैंडमाइजेशन का मीन होता है रैंडमली एलोकेशन ऑफ सब्जेक्ट्स इन एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप में रैंडमली आपने सब्जेक्ट को उसमें क्या कर दिया? एलोकेट कर दिया। ठीक है, जब अपन सब्जेक्ट एलोकेट करते हैं तो दो चीज ध्यान में रखते हैं। एक होती है एलोकेशन कंसल्टमेंट, दो चीज होती है, एक तो एलोकेशन कंसल्टमेंट, दो चीज ध्यान में रखनी होती है, एलोकेशन कंसल्टमेंट। एक तो होता है एलोकेशन कंसल्टमेंट और दूसरा जो होता है वो कहलाता है ब्लाइंडिंग या मास्किंग। ब्लाइंडिंग या मास्किंग, ब्लाइंडिंग या मास्किंग, दो चीज ध्यान में रखी जाती है, ब्लाइंडिंग या मास्किंग, जब रैंडमाइजेशन किया जाता है। एलोकेशन कंसल्टमेंट का मतलब होता है कि जो एलोकेटर होता है ना, जो बांटेगा उसको दोनों लिस्ट के अंदर, एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप में, तो उसको सीक्वेंस पता नहीं होती कि कौन सा किस नंबर पे है। जो एलोकेटर होता है डजंट नो द सीक्वेंस ऑफ पार्टिसिपेंट्स, है ना, एलोकेटर को नहीं पता होता है, एलोकेटर डज नॉट नो, एलोकेटर अनअवेयर अबाउट सीक्वेंस। जो सीक्वेंस है पार्टिसिपेंट की, सीक्वेंस ऑफ पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट की सीक्वेंस का उसको पता नहीं होता है कि एक नंबर पे कौन है, दो नंबर पे कौन है, चार नंबर पे कौन है, उसको ये नहीं पता। उसको सिर्फ क्या होती है? लिस्ट दी जाती है और लिस्ट में से आपको कंट्रोल ग्रुप में और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आपको बांटना है, इतना ही काम होता है। ठीक है, तो एलोकेशन कंसल्टमेंट मींस एलोकेटर को उससे लिस्ट हिडन कर ली जाती है, जो पार्टिसिपेंट के नाम होते हैं हिडन, उसको सिर्फ क्या है? लिस्ट दी जाती है, सीक्वेंस दी जाती है। सीक्वेंस में कौन कहाँ है, नंबर दिए जाते हैं, कौन किस नंबर पे ये नहीं पता होता उसको। ठीक है, आपके पास अलग लिस्ट है, आपने सिर्फ क्या नंबर दे दिए, आपने 1 से लेकर 100 तक नंबर दे दिए, आपको 50 इसमें बांटने हैं, 50 इसमें बांट लो, आप बता डिवाइड करके दे दो, लेकिन उसको पता नहीं है कि एक नंबर पे कौन है, 5 नंबर पे कौन है। ठीक है, दूसरा होता है ब्लाइंडिंग और मास्किंग। ब्लाइंडिंग और मास्किंग जब इंटरवेंशन करते हैं ना, तो इंटरवेंशन करते हैं तब पार्टिसिपेंट को या जो इन्वेस्टिगेटर है उसको नहीं पता होता कि किस पेशेंट पे क्या लगाया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें इंटरवेंशन हाइडिंग जो होती है, क्या होती है? इंटरवेंशन हाइडिंग, इंटरवेंशन हाइडिंग। इंटरवेंशन को हाइड कर लेना क्या कहलाता है? ब्लाइंडिंग या मास्किंग कहलाता है। सब्जेक्ट की लिस्ट सीक्वेंस को हाइड कर लेना क्या कहलाता है? एलोकेशन कंसीलमेंट कहलाता है। ठीक है, ये दो चीज उसके साथ जरूरी होती है। ठीक है, तो 3 कैरेक्टरिस्टिक हो गए, मैनिपुलेशन हो गया, कंट्रोल हो गया और रैंडमाइजेशन हो गया। जब आप ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं तो ये तीनों चीजें होनी चाहिए, तभी क्या कहलाएगा? वो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहलाएगा या आरसीटी रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल कहलाएगा। ठीक है, जब रैंडमाइज अपन कंट्रोल ट्रायल करते हैं, ठीक है, तो उस समय हाइडिंग या मास्किंग करते हैं। ठीक है, तो हाइडिंग और जब मास्किंग की जाती है तो कौन कौन से टाइप के ट्रायल बनते हैं? ठीक है, मीन जब ऑन द बेसिस ऑफ हाइडिंग और मास्किंग, है ना, किससे हाइड कर रहे हो आप? ठीक है, अगर हम हाइडिंग और मास्किंग जब करते हैं वो सबको पता होती है, किसी को कोई हाइड नहीं है, नो हाइडिंग, है ना, सबको पता होती है, नो हाइडिंग। अगर हाइडिंग नहीं होती है, नो हाइडिंग ऑफ इंटरवेंशन, इंटरवेंशन की कोई हाइडिंग नहीं होती है, सबको पता होता है क्या लगाया गया है। ठीक है, तो इसका मीन क्या होता है? ओपन ट्रायल है। ठीक है, लेकिन अगर जो है सिंगल ब्लाइंड ट्रायल के अंदर क्या होता है? हाइडिंग फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट को नहीं पता होता है। ठीक है ना, पार्टिसिपेंट डोंट नो, है ना, पार्टिसिपेंट डजंट नो या पार्टिसिपेंट डू नॉट नो, है ना, पार्टिसिपेंट डू नॉट नो, पार्टिसिपेंट को नहीं पता कि उसको क्या ट्रीटमेंट दिया गया है या क्या कर रहे हैं, तो उस समय क्या होता है? सिंगल ब्लाइंड ट्रायल होता है वो।
डबल ब्लाइंड ट्रायल जब होता है पार्टिसिपेंट प्लस जिसने, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो उपयोग में ले रहा है ना, चाहे क्लोरहेक्सिडिन ले रहा है या कुछ भी, जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, सॉरी, जो ट्रीटमेंट एडमिनिस्टर कर रहा है ना, उसको नहीं पता, ठीक है ना। तो पार्टिसिपेंट प्लस एडमिनिस्ट्रेटर, या फिर उसको जो बोलते हैं अपन इन्वेस्टिगेटर, है ना, जो असेस कर, जो उसमें एडमिनिस्टर कर रहा है ना, उसको नहीं पता होता है ना, इन दोनों को नहीं पता। ट्रिपल ब्लाइंड में क्या होता है कि जो पार्टिसिपेंट, एडमिनिस्ट्रेटर और इसके साथ साथ क्या हो गया, जो असेस करेगा ना, इफेक्ट को असेस करेगा, उसको भी नहीं पता है, ठीक है। किसको ना, पार्टिसिपेंट, है ना, प्लस एडमिनिस्ट्रेटर प्लस असेसर, है ना, इन तीनों को ही नहीं पता, ठीक है, इन तीनों को ही नहीं पता। और अगर इन तीनों के साथ क्वाड्रिपल ट्रायल, ब्लाइंड ट्रायल होता है, 3 प्लस जो एनालिस्ट होता है, इसको भी नहीं पता कि क्या इन्वेस्टिगेशन था, सिर्फ बाद में रिजल्ट आता है तब पता चलता है कि किसका क्या इफेक्ट रहा, उसको भी जब नहीं पता होता है क्या किया जा रहा है, तो उस समय होता है वो क्वाड्रिपल ब्लाइंड ट्रायल होता है, ठीक है। जब ये ब्लाइंडिंग और मास्किंग की जब बात कर रहे हैं तो ब्लाइंडिंग ऐसे होती है, ठीक है, ब्लाइंडिंग इस तरह से की जाती है, जो हमने लास्ट में देखा था ना, ब्लाइंडिंग और मास्किंग, इंटरवेंशन हाइड करना। तो इंटरवेंशन जो हाइड कर रहे हो, किसी से हाइड नहीं है, ओपन ट्रायल ओनली, जो है पार्टिसिपेंट को नहीं पता, सिंगल ब्लाइंड, पार्टिसिपेंट प्लस मेडिसिन देने वाला जो आपके इन्वेस्टिगेशन करने वाला इन्वेस्टिगेटर था, उसको नहीं पता, ठीक है। ट्रिपल ब्लाइंड में असेसर को भी नहीं पता, और क्वाड्रिपल ब्लाइंड के अंदर एनालिस्ट को भी नहीं पता होता कि कौन सा जो था वो आपके एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में एक्सपेरिमेंट किया गया, तो कौन सा क्या मैनिपुलेशन था, कौन सा इंटरवेंशन है जिसको आपको असेस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में जब फाइंडिंग्स आती है तो उसके बाद देखी जाती है, क्लियर। तो इस टाइप की जब स्टडी की जाती है, ठीक है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, तो उसमें इस टाइप के ब्लाइंड्स हैं वो ब्लाइंड ट्रायल है वो यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। जब ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन आप यूज करते हो, तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में कौन कौन से टाइप होते हैं, ठीक है, उसके सब टाइप। ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन 3 कैरेक्टरिस्टिक याद रखिए। सबसे पहला मैनिपुलेशन होता है, दूसरा कंट्रोल होता है, तीसरा रैंडमाइजेशन। तीनों चीज होनी चाहिए। इन तीनों चीजों को फॉलो करते हुए कौन कौन सी डिजाइन बनती है, ठीक है। पहली पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन, दूसरी प्री टेस्ट ओनली डिजाइन, तीसरी सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन, चौथी क्रॉस ओवर डिजाइन, पांचवी रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन, फैक्टोरियल डिजाइन, लैटिन स्क्वायर डिजाइन एंड स्प्लिट हाफ बॉडी डिजाइन। ये 8 डिजाइन है, ये 8 इंपॉर्टेंट डिजाइन है, याद रखिए। पोस्ट टेस्ट ओनली, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली, सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन, स्प्लिट हाफ बॉडी डिजाइन, क्रॉस ओवर डिजाइन एंड रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन, फैक्टोरियल डिजाइन एंड लैटिन स्क्वायर डिजाइन, ठीक है। पहले देखते हैं, सबसे पहले पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन। अब तीनों फैक्टर ध्यान रखना। सबसे पहले क्या करते हैं, आप रैंडम असाइनमेंट करते हैं सब्जेक्ट का। क्या करते हैं आप, रैंडम असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट को रैंडमली असाइन करने के बाद 2 ग्रुप बन गए। क्या क्या बन गए, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बन गया, दूसरा कंट्रोल ग्रुप बन गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। अगर आपने डिजाइन बनाई है तो डिजाइन में आपने डिसाइड किया कि हम सबसे पहले रैंडम असाइनमेंट करेंगे, ग्रुप बना लेंगे, 2 ग्रुप बन गए, रैंडमाइजेशन हो गया, कंट्रोल ग्रुप हो गया, और उसके बाद तीसरा क्या, मैनिपुलेशन। अब मैनिपुलेशन से पहले हम प्री टेस्ट नहीं लेंगे, हम सीधा क्या लेंगे, पोस्ट टेस्ट लेंगे। हम ट्रीटमेंट में आपने क्या किया, ट्रीटमेंट में आपने जो इंटरवेंशन करना था वो कर दिया, ठीक है। और इंटरवेंशन करने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पोस्ट टेस्ट ले लिया, ठीक है, पोस्ट टेस्ट ले लिया, है ना, आपने पोस्ट टेस्ट ले लिया, ऑब्जर्वेशन कर लिया, OE1 और OC1 था, आपने टेस्ट ले लिया, ठीक है, ठीक है, आपने पोस्ट टेस्ट ले लिया, क्लियर। तो इस डिजाइन में आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पोस्ट टेस्ट लेंगे, प्री टेस्ट नहीं लेंगे। जैसे कि आपको कोई
नॉलेज देखना था, एसटीपी इफेक्टिवनेस देखनी थी एसटीपी पे। तो आपने क्या किया, जैसे नर्सिंग स्टूडेंट को जैसे किसी नेडलिस्टिक इंजरी पे आपको बच्चों का आपको नॉलेज देखना था, ठीक है, जो आपके जो जूनियर्स हैं उनका आपको नॉलेज देखना था, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के बच्चों का, थर्ड सेमेस्टर के बच्चों का। तो आपने क्या किया, पहले 2 ग्रुप बना लिए, फिर उसको आपने एसटीपी मीन्स आपने उसको पढ़ा दिया टॉपिक को, और उसके बाद आपने क्या देख लिया, उनका पोस्ट टेस्ट का नॉलेज देख लिया। एक ग्रुप को पढ़ा दिया, दूसरे ग्रुप को नहीं पढ़ाया, ठीक है। तो आपने क्या देख लिया, उन नॉलेज का कंपेयर करके बाद में देख लेंगे कि जो पढ़ाया गया वो इफेक्टिव रहा या नहीं रहा, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही जैसे आपने नेस्टिंग का इफेक्ट देखना था। प्रीटर्म बेबीज थे ना, प्रीटर्म बच्चे थे, उन प्रीटर्म बच्चों पे आपने नेस्टिंग का इफेक्ट देखना था, ठीक है। तो नेस्टिंग का इफेक्ट उनके बायोफिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स पे और उसके सकिंग रिफ्लेक्स पे आपको देखना था, ठीक है। तो आपने क्या किया, 2 ग्रुप बनाए, प्रीटर्म बच्चे थे, मान लिया 10 बच्चे थे, उसमें 5 बच्चे एक्सपेरिमेंटल में डाल दिए, 5 कंट्रोल में डाल दिए, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट मीन्स इफेक्ट ऑफ नेस्टिंग देखना था, तो आपने नेस्टिंग थी वो दे दी 5 बच्चों को, और उसके बाद आपने क्या किया, पोस्ट टेस्ट लिया दोनों का, ठीक है। एक ग्रुप जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसको ही ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ट्रीटमेंट किसका हुआ, इस ट्रीटमेंट का मतलब है इंटरवेंशन, है ना, जो आप जिसका आप इफेक्ट देखने जा रहे हैं, जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपने मैनिपुलेट किया, ये मैनिपुलेशन हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर ये रैंडमाइजेशन हो गया, कंट्रोल हो गया और मैनिपुलेशन हो रहा है, ठीक है। मैनिपुलेशन के बाद ना आप असेसमेंट कर रहे हो आप, ठीक है। तो आपने पोस्ट टेस्ट में आप असेस करोगे वापस उसके बायोफिजियोलॉजी के पैरामीटर और जो सकलिंग रिफ्लेक्स है वो दोनों देखोगे, दोनों बच्चों में देखोगे, कंट्रोल ग्रुप वाले में देखोगे और एक्सपेरिमेंटल में देखोगे, और दोनों का कंपेयर करके अपन फिर बाद में डिफरेंसेस देखेंगे कि इसका अगर डिफरेंस कुछ आया है तो स्टेटमेंट वो क्या है, वो इफेक्टिव है, मींस वो जो नेस्टिंग थी वो इफेक्टिव थी। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये कौन सी थी, पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन, जिसमें प्री टेस्ट नहीं लेते हैं, सीधा पोस्ट टेस्ट लेते हैं, क्लियर। दूसरी जो डिजाइन है वो है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट सेम वैसे ही है, ठीक है, जैसे ही आप अभी जो नेस्टिंग की बात की थी उसी एग्जांपल को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको रैंडम असाइनमेंट होता है सब्जेक्ट का, रैंडमाइजेशन हो गया। रैंडमाइजेशन के बाद आप क्या करोगे, 2 ग्रुप बना लिए आपने, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। इस कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को बनाने के बाद अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों का पहले देखिए प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन, मतलब पहले प्री टेस्ट लेंगे, फिर मैनिपुलेशन करेंगे और फिर पोस्ट टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो पहले आपने क्या किया, दोनों ग्रुप का, कंट्रोल ग्रुप का और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का आपने प्री टेस्ट ले लिया। मींस प्री टेस्ट का मतलब हमेशा क्वेश्चन पेपर ही नहीं होता है, ठीक है। मींस वो डेटा जो मैनिपुलेशन से पहले के है, मैनिपुलेशन से पहले के जो डेटा है वो आपका प्री टेस्ट हो जाएगा, प्री टेस्ट स्कोर हो जाएगा, और उसके बाद आप क्या करेंगे, मैनिपुलेशन करेंगे, इंटरवेंशन करेंगे, ट्रीटमेंट देंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे, वापस पोस्ट टेस्ट डेटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां आप क्या करेंगे, प्री टेस्ट मींस आप नेस्टिंग का इफेक्ट देख रहे थे बायोफिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स पे और उसके सकिंग रेस्पॉन्स पे, ठीक है। तो आपने क्या किया, पहले सकिंग रेस्पॉन्स और बायोफिजियोलॉजिकल पैरामीटर थे वो प्रीटर्म बच्चे के चेक कर लिए, ठीक है। तो यहां जैसे होगा तो आपका क्या हो जाएगा, OE1 हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, पहला टेस्ट ले लिया OE1, ठीक है। और यहां आप क्या ले लेंगे, इसका जो टेस्ट हो जाएगा क्या लगेगा, OC1 कहलाएगा, ठीक है। आपने टेस्ट ले लिया OC1, ठीक। अब इसके बाद क्या करोगे, आप ट्रीटमेंट दोगे, तो ट्रीटमेंट में जैसे आपने यहाँ क्या दे दी थी उसको, नेस्टिंग, एग्जांपल के तौर बता रहा हूँ मैं, नेस्टिंग पता होगा ना आपको, नेस्टिंग क्या होती है। नेस्टिंग का मतलब जो प्रीटर्म बच्चे होते हैं उनके चारों तरफ इस तरह से बना के रखते हैं, एक सॉफ्ट क्लॉथ से उसकी चारों तरफ कवर करके उसको रखते हैं, ठीक है। ऐसा लगता है कि जैसे बच्चा वो अभी फील करता है कि वो अभी तक वॉर्म में यूट्रस के अंदर है, ठीक है। तो इस टाइप का अपन बना के रखते हैं, उसको नेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो नेस्टिंग का इफेक्ट देख लिया, फिर उसके बाद क्या ले लिया आपका OE2 मींस दोबारा पोस्ट टेस्ट, आपने बायोफिजियोलॉजी पैरामीटर चेक कर लिए, और इसका क्या लिया वापस, बिना किसी प्री टेस्ट के आपने क्या चेक कर लिया, ठीक है। अब आपको इसका नेट इफेक्ट देखना ना, तो नेट इफेक्ट कैसे मिलेगा आपको, जब आप नेट इफेक्ट देखोगे ना, इसका जो नेट इफेक्ट आपको कैसे मिलेगा, नेट इफेक्ट देखोगे तो पहले तो OE2 मींस यहाँ जो पोस्ट टेस्ट आया है उसमें से आप प्री टेस्ट का रिजल्ट घटाओगे, मींस ये जो मार्जिन इफेक्ट है ना, आपका जो इफेक्ट साइज है ना वो आपको मिल जाएगी, ठीक है, इफेक्ट साइज मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपका मिल गया OE2 माइनस OE1 माइनस OC2 माइनस OC1,
इसका ये जो इफेक्ट आएगा ये क्या आएगा, नेट इफेक्ट। ठीक है, दोनों एक्सपेरिमेंटल को एक दूसरे में माइनस कर लो, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला माइनस करो। फिर जो ऐसे ही क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल ग्रुप में जो था आपका पहला, सॉरी OC2 था, उसमें से OC1 को माइनस कर लिया, रिजल्ट आया वो, और फिर इन दोनों का जो है माइनस करके देख लोगे। एक्सपेरिमेंटल में से कंट्रोल ग्रुप का रिजल्ट होगा वो माइनस करके देख लोगे, तो आपको नेट इफेक्ट पता चल जाएगा। तो इस तरह से जब टेस्ट करते हैं, कोई डिजाइन बनाएंगे, तो वो कौन सी कहलाएगी, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट रिसर्च डिजाइन कहलाएगी। ठीक है, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन ओनली। ठीक है, नेक्स्ट जो आती है हमारी अगली डिजाइन आती है सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन। सोलोमन 4 ग्रुप, ये सोलोमन 4 ग्रुप जो डिजाइन है वो पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन प्लस प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन, दोनों डिजाइन का मिक्स है। जो पहले वाली प्रीवियस डिजाइन दोनों हमने बात की थी, पोस्ट टेस्ट ओनली और प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली, दोनों डिजाइन का मिक्स्ड एक कॉम्बिनेशन है। देखिए ये कॉम्बो जिसमें क्या होता है, देखिए इसमें जो रैंडम असाइनमेंट है, तो रैंडम असाइनमेंट के साथ अपन 2 कंट्रोल ग्रुप बनाते हैं और 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाते हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2, कंट्रोल ग्रुप 1, कंट्रोल ग्रुप 2। क्लियर, 2 एक्सपेरिमेंट बनेंगे, 2 कंट्रोल बनेंगे। ठीक है, ये पहला रैंडमाइजेशन हो गया। दूसरा, हम रैंडमाइजेशन के साथ हमारा कंट्रोल ग्रुप बन गया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बन गया, यहां तक हो गया। अब तीसरा होता है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन से पहले हमने प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट में क्या पढ़ा था कि पहले प्री टेस्ट लेना है, लेकिन पोस्ट टेस्ट ओनली में क्या पढ़ा था कि हम वहां प्री टेस्ट नहीं लेते हैं, सीधा पोस्ट टेस्ट लेते हैं। ठीक है, तो दोनों चीजों को मिक्स करना है। देखिए दोनों चीजें मिक्स होती है, तो आप देखिए एक तो ये बन ये चल रहा है ना, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप का बन गया, प्री टेस्ट हो गया और उसके बाद ट्रीटमेंट हो गया और पोस्ट टेस्ट हो गया। दूसरा आपका ये बन गया, दूसरा आप इसको ये देखिए, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गया, कंट्रोल ग्रुप हो गया, यहाँ प्री टेस्ट नहीं है, सीधा ट्रीटमेंट है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को और उसके बाद पोस्ट टेस्ट है। ठीक है, अब चार मींस 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और 2 कंट्रोल ग्रुप है, तो इनको जब अपन असेस करते हैं एक साथ लेके, फिर उसको डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर उनका डेटा का एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छा एक चीज और है कि दोनों एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ही ट्रीटमेंट होगा, ये ध्यान रखना, कंट्रोल ग्रुप को ट्रीटमेंट नहीं होता है, कंट्रोल उसके साथ कंपेयर करने के लिए होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का आपने जो टेस्ट लिया तो क्या बन जाएगा इसका, वो E1 हो गया। ठीक है, और फिर उसका ट्रीटमेंट देंगे और उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, वो E2 हो गया। ठीक है, E मींस एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, इसका दूसरा टेस्ट हो गया। ठीक है, फिर आपके कंट्रोल ग्रुप था, इसका जो आप लेंगे तो पहला कंट्रोल ग्रुप का फर्स्ट टेस्ट हो गया और उसके बाद ये कंट्रोल ग्रुप का आपके सेकेंड टेस्ट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। इस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप का इनका प्री टेस्ट होता नहीं है, तो सीधा क्या हो जाएगा आपका OE और फिर OC, है ना। तो इस तरह से ये आपके क्या बन जाएंगे, टेस्ट हो जाएंगे, और इन टेस्ट के बाद में नेट इफेक्ट देख के और इनका नेट इफेक्ट से अपन डेटा का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये होगा सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन। फिर उसके बाद आती है फैक्टोरियल डिजाइन। फैक्टोरियल डिजाइन अपन तब यूज करते हैं जब हमारे पास क्या होता है, दिस मैनिपुलेट, रिसर्चर क्या करता है, मैनिपुलेट करता है 2 और मोर वेरिएबल्स, मैनिपुलेट 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जब कोई रिसर्चर क्या करता है, मैनिपुलेट करता है, मैनिपुलेट 2 और मोर वेरिएबल्स, मैनिपुलेट कितने वेरिएबल्स, 2 और मोर, कौन से वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जब 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मैनिपुलेट किए जाते हैं किसके द्वारा, रिसर्चर के द्वारा। अभी तक हम जो कर रहे थे ना, उसमें एक वेरिएबल को मैनिपुलेट कर रहे थे, किसको कर रहे थे, एक वेरिएबल को मैनिपुलेट कर रहे थे। अब हम कह रहे हैं कि अगर रिसर्चर 2 या 2 से अधिक वेरिएबल को एक साथ मैनिपुलेट करे, एक साथ उसमें बदलाव करे, तो वो क्या कहलाएगा, उसको जब चेंज करके देखता है तो वो कौन सा होगा, फैक्टोरियल डिजाइन होगी। ठीक है, अब जैसे इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन ऑन द डेवलपमेंट, है ना, एक्चुअली में ऑन द डेवलपमेंट ऑफ प्रीटर्म बच्चा, एक प्रीटर्म बेबी है और उस प्रीटर्म बेबी पे आप इफेक्ट देख रहे हो स्टिमुलेशन इफेक्ट का। ठीक है, स्टिमुलेशन इफेक्ट 2 चीज के साथ, आपने एक तो स्टिमुलेशन में चेंज कर दिया, एक वेरिएबल था वो टेक्टाइल की बजाय आपने पहला ऑडिटरी है, देखिए पहला आपने ले रखा ऑडिटरी स्टिमुलेशन और दूसरा ले रखा आपने टेक्टाइल स्टिमुलेशन। ठीक है, तो एक तो आप क्या कर रहे हो, ऑडिटरी स्टिमुलेशन में चेंज कर रहे हो, और दूसरा किसके साथ, ऑडिटरी स्टिमुलेशन से टेक्टाइल स्टिमुलेशन कर रहे हो। दूसरा आप टाइम ड्यूरेशन का चेंज कर रहे हो कि 15 मिनट देके देख रहे हो, 30 मिनट देके देख रहे हो और 45 मिनट है वो देके देख रहे हो। ठीक है, अब आप देखिए कि पहले आपने ऑडिटरी स्टिमुलेशन है वो आपने कितना दिया, वो 15 मिनट देके देखा। ठीक है, उसके बाद आपने 15 मिनट की बजाय ऑडिटरी स्टिमुलेशन क्या आपने 30 मिनट लगा के देखा, है ना।
चौथा आपने ऑडिटरी स्टिमुलेशन है वो 30 मिनट की बजाय 45 मिनट लगा के देखा, ठीक है, आपने टाइम का चेंज किया। दूसरा आपने क्या किया, स्टिमुलेशन चेंज कर दिया। टैक्टाइल स्टिमुलेशन था वो आपने क्या किया, 15 मिनट दिया, फिर आपने आधा घंटा दिया और फिर आपने 45 मिनट दिया। तो दो वेरिएबल्स या दो से ज्यादा वेरिएबल्स में जब एक साथ चेंजेस किए जाते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में, टाइम भी इंडिपेंडेंट है और टाइम का इफेक्ट भी देख रहे हो कि ऑडिटरी स्टिमुलेशन 15 मिनट दिया जाए तो क्या इफेक्ट आएगा, 30 मिनट दिया जाए तो इफेक्ट क्या आएगा, और 15 मिनट दिया जाए तो क्या इफेक्ट, 45 मिनट में क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, ऐसे अगर ऑडिटरी स्टिमुलेशन या टैक्टाइल स्टिमुलेशन दोगे तो उसका क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है, उसके डेवलपमेंट पे, ठीक है, उसकी हियरिंग डेवलपमेंट पे क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो ऐसे जब हम दो या दो से अधिक वेरिएबल्स में चेंज करते हैं, एक साथ मैनिपुलेट करते हैं, अगर एक वेरिएबल्स में थी तो तभी हमारी पीछे वाली डिजाइन काम आ रही थी, प्री टेस्ट ओनली, सॉरी पोस्ट टेस्ट ओनली, प्री टेस्ट पोस्ट ओनली, सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन, ठीक है। अब हमें दो वेरिएबल एक साथ चेंज करने पड़ रहे हैं तो उस समय हम कौन सी डिजाइन काम लेंगे, फैक्टोरियल डिजाइन काम में लेंगे। तो इस टाइप से बनेगी, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो इस टाइप से बनेगी। तो पहले आप क्या करो, है ना, दो वेरिएबल एक साथ काम में लेने हैं, एक तो स्टिमुलेशन का और दूसरा जैसे टाइम ड्यूरेशन का। तो फिर आप ऐसे काम ले लो, ठीक है। पहले एक वेरिएबल में तीनों चीज अप्लाई करके देखो, जितने भी जो आपको चेंजेस करने हैं, ठीक है। एक वेरिएबल में आप जितने जो भी चेंज करना चाह रहे हो, इस वेरिएबल के साथ दूसरा वेरिएबल में जितना बदलाव करना चाहते हो, फिर आपने वेरिएबल बदल दिया, ये पहले वाला वेरिएबल बदल दिया और उसके साथ जो बदलाव करके देखना चाहते हो वो बदलाव करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको काम ले सकते हैं, या तीसरा वेरिएबल भी ले सकते थे, दो या अधिक, जैसे है ना, और कोई टाइप ले सकते थे, है ना, एक और थर्ड टाइप ले सकते थे, है ना। तो फिर उसके साथ भी आप इस तरह से कर सकते थे, जैसे आप ये A3 कर सकते थे इसको, है ना, A1 A2 A3, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, B1 हो जाएगा, है ना, ये आपका A3 B1 हो जाएगा, है ना। फिर आपका ये आपका जो है वो A3 और B2 हो जाएगा, और फिर आपका ये A3 और B3 हो जाएगा, है ना, इस तरह से चलेगा। फिर आप नीचे भी जो है उसको भी बढ़ा सकते थे कि एक दो वेरिएबल में चेंजेस होते हैं, तो फिर एक तो टाइम में हो रहा है जैसे, और दूसरा टैक्टाइल स्टिमुलेशन हो रहा है, ऐसे ही कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की स्टडी फैक्टोरियल डिजाइन कहलाएगी। रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन, रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन, वहां के रैंडमाइज्ड ब्लॉक, ठीक है। अब जहां रैंडमाइज्ड ब्लॉक कहां यूज करेंगे, पहली चीज ये क्लियर होनी चाहिए कि रैंडमाइजेशन हमेशा वहां किया जाता है जहां हेटेरोजेनस पॉपुलेशन होती है। क्या होती है वहां पर, जहां पर पॉपुलेशन में डिफरेंस होता है। कौन सी पॉपुलेशन, हेटेरोजेनस पॉपुलेशन। हेटेरोजेनस पॉपुलेशन का मतलब ये होता है, हेटेरोजेनस पॉपुलेशन का मतलब होता है कि जो पार्टिसिपेंट है ना वो सारे एक जैसे नहीं है, ठीक है। जब पार्टिसिपेंट अलग अलग हो जाए तब उस पर कौन सी डिजाइन काम लोगे। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो सारे पार्टिसिपेंट एक ही था। लास्ट वाली फैक्टोरियल में देखिए आप वेरिएबल्स बदल रहे थे, लेकिन पॉपुलेशन हमेशा कौन सी थी, प्रीटर्म बच्चे एक ही टाइप के थे, पार्टिसिपेंट थे। लेकिन जब पार्टिसिपेंट बदल जाए, आपके पार्टिसिपेंट बदल जाए तो फिर उस पर कौन सी डिजाइन काम में लोगे, ठीक है। तो पार्टिसिपेंट बदल जाए तो उस समय जैसे कि, है ना, ये आप देखिए, है ना, पार्टिसिपेंट, है ना, पेशेंट विथ, है ना, देखिए, व्हेन पॉपुलेशन इज नॉट होमोजेनस मींस डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल, होमोजेनस नहीं है मींस हेटेरोजेनस है, डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है, जो एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट है वो डिफरेंट है, विथ डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, और साथ साथ एक्सपेरिमेंट की कंडीशन भी डिफरेंस है। दोनों चीज बदल रहे हैं, आप देखो, एक्सपेरिमेंट की कंडीशन भी बदल रहे हैं अपन, और सब्जेक्ट भी है वो भी डिफरेंट है। जब दोनों चीजें ऐसी बदली जा रही हो, ठीक है, या फिर अकेले जब सब्जेक्ट डिफरेंट हो जाते हो, तब आप कौन सी टेक्निक काम में लोगे, ठीक है। जैसे कि अगर आप कंडीशन नहीं बदल रहे थे, कंडीशन एक ही बदल रख रहे थे, तो आपने क्या की, वो आपने पेशेंट देखिए, पेशेंट विद प्राइमरी हाइपरटेंशन, डायबिटिक पेशेंट विद हाइपरटेंसिव एंड रीनल पेशेंट विद हाइपरटेंसिव। अब सब्जेक्ट बदल गए, देखो आप तीन अलग अलग टाइप के हो गए, और ड्रग ए का इफेक्ट देख रहे थे तीनों पे, ठीक है। तब सब्जेक्ट बदल जाए तो तीनों पे अलग अलग करके आपने इफेक्ट देख रहे, तो आपने पहले उन सब्जेक्ट्स को रेंडमाइज कर लिया, अलग अलग ब्लॉक बना दिए, ठीक है, अलग अलग टाइप के पेशेंट की अलग अलग ब्लॉक बना दिए, और उन तीनों पे ड्रग का इफेक्ट दिया। ऐसे ही कोई अगर आप इसको भी आप चेंज करना चाह रहे थे, मैनिपुलेट करना चाह रहे थे, दूसरी ड्रग लाना चाह रहे थे, दूसरी ड्रग का तीनों पे इफेक्ट देख लिया, और तीसरी ड्रग लाना चाह रहे थे, तीसरी ड्रग का इफेक्ट देख लिया। ऐसे जब रेंडमाइज करके आपने पहले ब्लॉक बना लिए, होमोजेनस पॉपुलेशन बनाई, आपने क्या बनाई, होमोजेनस बनाई, सेम टाइप के बनाए जो स्टार्टअप बने वो, और फिर उस पे क्या किया आपने, जो अपने कंडीशंस थी, एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस थी, वो बदल बदल के आपने उस पे देखा। तो इस टाइप की डिजाइन बनती है, वो कहलाती है रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन, ठीक है। जब हेटेरोजेनस पॉपुलेशन होती है, जब सब्जेक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तब,
ठीक है। लेकिन अकेले वेरिएबल्स चेंज करने होते हैं तब हम फैक्टोरियल डिजाइन काम में लेते हैं, फैक्टर्स को चेंज करने अकेले, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारी अगली डिजाइन, क्रॉस ओवर डिजाइन। क्रॉस ओवर डिजाइन तब काम लेते हैं जब सब्जेक्ट्स आर एक्सपोज टू मोर देन वन ट्रीटमेंट वेयर सब्जेक्ट्स आर रैंडमली असाइंड टू डिफरेंट ऑर्डर, रैंडमली असाइंड टू डिफरेंट ऑर्डर ऑफ द ट्रीटमेंट। जब सब्जेक्ट्स हैं उनको, जैसे ग्रुप 1 ग्रुप 2 आपने सब्जेक्ट जितने भी थे, उनको मोर देन वन ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। वेरिएबल एक ही है, एक ही वेरिएबल में बदल रहा है, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल था तब अलग था, ठीक है। अब आप इन तीनों को वापस से देखिए, तीनों में एक डिफरेंस देखिए। इसमें क्या था, क्या हो रहा था फैक्टोरियल डिजाइन में, वेरिएबल थे वो 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल में बदला हो रहा था। इससे पहले वाले थे वो एक वेरिएबल था उसमें बदल रहा था, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था, 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल बदल रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, वेरिएबल भी बदल रहा है, पॉपुलेशन भी बदल रही है। और इसमें क्या हो रहा है, मोर देन वन ट्रीटमेंट। जो वेरिएबल्स है, जो ट्रीटमेंट है वो एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा ट्रीटमेंट होते हैं। और एक से ज्यादा ट्रीटमेंट होती है वो क्या करते हैं, वेयर सब्जेक्ट्स आर रैंडमली असाइंड। जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो ग्रुप 1 ग्रुप 2 में बांट सकते हैं, ग्रुप 3 में बांट सकते हैं, ऐसे ग्रुप में बांट लिए। और फिर उनको क्या करते हैं, वो जो वेरिएबल्स आपने बदले उनको रैंडमली एक एक करके दिया जाता है, रैंडमली एक एक करके दिया जाएगा। ग्रुप 1 को पहले एक दवाई दी जाएगी, दूसरी दवाई दी जाएगी, फिर तीसरी दवाई देगी, फिर ऐसे कैसे ग्रुप 2 को सेकंड दी जाएगी, थर्ड दी जाएगी, फिर 1 दी जाएगी, है ना। ऐसे जैसे देखिए ग्रुप 1 को जैसे क्लोरहेक्सिडिन और सलाइन का इफेक्ट देख रहे थे, ठीक है, माउथ वॉश पे देख रहे थे, है ना। प्रोटोकॉल फॉर द माउथ वॉश केयर, है ना। अगर कोई पेशेंट है, एक ग्रुप 1 है, उसको पहले क्लोरहेक्सिडिन दिया और दूसरे में उसमें सलाइन दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है, ग्रुप 2 को जो है वो इधर, जब इसको ग्रुप 1 को क्लोरहेक्सिडिन चल रहा था, ग्रुप हेक्सिडिन को आपने क्या यूज किया, सलाइन यूज किया। फिर ग्रुप 2 को क्या करते हैं, सलाइन चल रहा था पहले, है ना, फर्स्ट के साथ। और जब सलाइन चल रहा था फर्स्ट में, तो सेकंड को आपने क्या दे दिया, क्लोरहेक्सिडिन यूज कर लिया। तो इस तरह से 2x2 की टेबल बन गई। देखो ये कितने की बन गई, 2x2 की टेबल बन गई। ऐसे 2x3 की टेबल बन सकती है। तो ऐसे जब बन जाती है तो क्रॉस ओवर, है ना, क्रॉसिंग ओवर मीन्स होता है ना, जैसे पहले इसको ये था, है ना, फिर इसको ये दे दिया, पहले इसको ये था, फिर इसको ये दे दिया। तो ऐसे जब कोई डिजाइन बनती है तो उसको बोलते हैं क्रॉस ओवर डिजाइन, जहां पर जो वेरिएबल्स है, ट्रीटमेंट है, वो क्या है, मोर देन वन होता है, एक से ज्यादा होता है, तो इस तरह से बदला जाता है, तो कहलाता है क्रॉस ओवर डिजाइन, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्प्लिट हाफ बॉडी डिजाइन। स्प्लिट हाफ बॉडी डिजाइन क्या है, हमारी बॉडी क्या है, आप एक पार्ट मानिए, पूरा का पूरा कंप्लीट मानिए, और इसको सेंट्रली आप ये इमेजिनरी लाइन से आप मानिए 2 आधे भागों में सिमेट्रिकली, एक जैसे राइट पार्ट हो गया, एक लेफ्ट पार्ट हो गया, ठीक है, 2 पार्ट हो गए। स्प्लिट हाफ, बॉडी को हाफ हाफ मान लीजिए। उसमें एक पार्ट को आप, एक साइड को क्या मान लीजिए, आप कंट्रोल आर्म मान लीजिए, दूसरे को आप क्या मान लीजिए, एक्सपेरिमेंटल आर्म मान लीजिए, ठीक है। जैसे कि ये, है ना, जैसे एक्सपेरिमेंटल आर्म थी, है ना, आर्म फर्स्ट इस साइड से, और दूसरी साइड कंट्रोल आर्म थी, दूसरी साइड लेफ्ट साइड की, राइट साइड की आपने कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल मान ली, लेफ्ट साइड की आपने कंट्रोल मान ली, ठीक है। अब क्या करना है आपको, क्या करना है, जिसमें आपने जैसे कि एग्जांपल के रूप में LMWH, आपने इंजेक्शन सुना होगा, LMWH, है ना, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन, है ना, इंजेक्शन जैसे सबक्यूटेनियस लगता है ना। जब लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन इंजेक्शन लगाया जाता है तो वहां क्या होता है, बाद में इकाइमोसिस बन जाता है, वहां से कैपिलरीज होती है, डैमेज होती है, ब्लड होता है, स्किन के नीचे आता है, तो वहां इकाइमोसिस डेवलप हो जाता है, ठीक है, इकाइमोसिस डेवलप होता है ना। तो उस समय क्या होता है, जिस समय इकाइमोसिस डेवलप हो रहा है, तो इस इकाइमोसिस को कंट्रोल करने के लिए आप क्या करेंगे, आइस एप्लीकेशन, है ना, क्या करें, आइस पैक एप्लीकेशन, क्या कर रहे हैं आप, आइस पैक एप्लीकेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एक साइड तो आप बॉडी की एक साइड, अगर आपने एक आर्म पे लगाया, है ना, यहां लगाया और यहां आपने क्या किया, आइस पैक अप्लाई कर दिया, ठीक है। दूसरे दिन आपने क्या किया, कंट्रोल आर्म पे इस पे लगाया और नो आइस पैक। अब आपने देखा कि आइस पैक का इफेक्ट आया या नहीं आया। अगर आइस पैक के लगाने से वहां पर इकाइमोसिस डेवलप नहीं हो रहा है ना, डेवलप नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आइस पैक है वो यहाँ पर इफेक्टिव थेरेपी है, ठीक है। तो अगर इस तरह से बॉडी पे ही, अपने बॉडी के आधे भाग को क्या मान लेते हैं, कंट्रोल मान लेते हैं, आधे को एक्सपेरिमेंटल पार्ट मान के अपन यूज करते हैं, तो कौन सी होगी, स्प्लिट हाफ बॉडी डिजाइन होती है। स्पेशली जब सबक्यूटेनियस या फिर कुछ लोकल एप्लीकेशन होता है
तब इस समय इस टाइप की डिजाइन काम में ली जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है लैटिन स्क्वायर डिजाइन। लैटिन स्क्वायर डिजाइन क्या होती है? ये जो मोर कॉम्प्लेक्स डिजाइन है, ये किस टाइप की है? मोर कॉम्प्लेक्स क्रॉस ओवर डिजाइन है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ क्रॉस ओवर डिजाइन। देखिए आप, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ क्रॉस ओवर डिजाइन, ये जो लैटिन स्क्वायर डिजाइन है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ क्रॉस ओवर डिजाइन है। ठीक है, इसमें देखिए जैसे एक जो था, एक ए बी सी डी 4 ट्रीटमेंट दिए, कोई भी है ना, 4 को डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट दिए। फिर दूसरा ग्रुप था, उसको आपने क्या बी से शुरू किया, बी सी डी, और फिर क्या आ गया, ए आ गया। जो पहले यहाँ था वो यहाँ आ गया। ठीक है, अब देखिए ये बी, ये सी, ये डी, फिर वापस ए बी और सी। अब देखिए है ना, इस तरह से बन जाता है। क्लियर है ना? ठीक है, तो अब देखिए यहां से कि पहले वो ए से स्टार्ट किया, फिर बी सी डी, फिर दूसरे को बी से स्टार्ट कर दिया, फिर सी डी, और फिर बाद में ए दे दिया। तीसरे को आपने सी से स्टार्ट किया, सी के बाद डी, फिर उसके बाद ए आ गया, फिर उसके बाद बी आ गया। चौथे को आपने डी से स्टार्ट किया, चौथे ग्रुप को, फिर उसके बाद ए दे दिया, बी दे दिया और सी ट्रीटमेंट दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से जो ट्रीटमेंट में उसको बारी बारी रैंडमली सभी ग्रुप को ट्रीटमेंट देते हैं, तो क्या करता है, लेकिन जो मल्टीपल फॉर्म्स बन जाती है, वो जो डिजाइन होती है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिजाइन बनती है, उसको बोलते हैं लैटिन स्क्वायर डिजाइन। और ये जो जनरली अपन किस में यूज होती है, इसका यूज जनरली होता है एग्रीकल्चर में। यूज करते हैं एग्रीकल्चर में, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल होती है, उस सॉइल का ट्रीटमेंट जो है कि कौन सी सॉइल पे किस टाइप की जो है वो ट्रीटमेंट यूज करके उस सॉइल को जो है फर्टाइल बनाया जाए, तो इसके लिए क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स लेके उस पर स्टडी की जाती है। तो ऐसा उसमें काम लेते हैं। हमारी मेडिकल साइंस में भी इसको काम ले सकते हैं, मेडिकल साइंस में भी इसका यूज होता है। ठीक है ना, नॉट ओनली एग्रीकल्चर बट यूज इन मेडिकल साइंस ऑल्सो। ठीक है, इसको मेडिकल साइंस में भी काम में लेते हैं। ठीक है, जैसे कोई ऑइंटमेंट्स है ना, जैसे कोई बॉडी लोशंस है या ऑइंटमेंट है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी लोशंस है ना, या ऑइंटमेंट्स है, उनका लोकल एप्लीकेशन करके उसका रिजल्ट देखा जाता है। तो मेडिकल साइंस में भी यूज होता है, एग्रीकल्चर में भी इसका यूज होता है। मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ क्रॉस ओवर डिजाइन है। ठीक है, तो ये सारी 8 टाइप हमारे किसके थे, ये ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के थे, जिसमें रैंडमाइजेशन होगा, कंट्रोल होगा, कंट्रोल ग्रुप बनेगा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनेगा, और मैनिपुलेशन होगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट जो आता है हमारा, अगला आता है इसके एडवांटेज क्या है, कि अगर हम ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन यूज करते हैं तो इसका एडवांटेज क्या है। तो इसका पहला एडवांटेज ये है कि जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है वो आपके कैजुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करती है बिटवीन द वेरिएबल्स। ठीक है, अगर आपको 2 वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशनशिप देखना है ना, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखना है, तो ये जो कॉजल रिलेशनशिप है उसको स्टैब्लिश करने का स्ट्रॉन्ग जो तरीका होता है वे होता है। ठीक है, तो ये स्टैब्लिश क्या करता है, कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, establish causal relationship between, कौन से के बीच में, between independent and dependent, independent and dependent variable। पहला चीज कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में अगर आपको कॉजल रिलेशनशिप है कि एक का दूसरे पर क्या इफेक्ट है ऐसा देखना है, तो उसके लिए ये जो डिजाइन होती है वो काम में ली जाती है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन काम में ली जाती है। ठीक है, इसका जो रिजल्ट आएगा, हायर डिग्री जो उसका ऑब्जर्वेशन होगा, ग्रेटर डिग्री ऑफ प्योरिटी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसका रिजल्ट है वो ग्रेटर डिग्री ऑफ प्योरिटी, मींस बहुत ज्यादा प्योर होगा, क्योंकि उसने रैंडमाइजेशन किया है, मैनिपुलेशन किया है, कंट्रोल किया, सारी चीजें की है ना, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, है ना, यील्ड ए ग्रेटर डिग्री ऑफ प्योरिटी, ग्रेटर डिग्री ऑफ प्योरिटी, ग्रेटर डिग्री ऑफ प्योरिटी एन ऑब्जर्वेशन, है ना, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो बहुत ही प्योर होगा, बहुत ही प्रिसाइज रिजल्ट होगा इसका। इसमें एक चीज और होती है कि जो चीजें नेचुरल सेटिंग्स में नहीं होती है उनको आप आर्टिफिशियली ऐसी कंडीशन क्रिएट करके आप इस स्टडी को कर सकते हो, है ना। तो ये स्टडीज जो आर्टिफिशियल सेटिंग्स में भी की जा सकती है, इसमें आर्टिफिशियल सेटिंग है वो क्रिएट की जा सकती है। Settings can be created
आर्टिफिशियल सेटिंग्स है वो क्रिएट की जा सकती है, ठीक है। और जब आर्टिफिशियल सेटिंग में करेंगे तो ये स्टडी जो है वो शॉर्ट टाइम में भी स्टडी की जा सकती है। जब आप उसको कंट्रोल करके करेंगे तो स्टडी कैन बी कंडक्टेड इन शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम, ज्यादा समय नहीं लगता है, शॉर्ट टाइम में हम इस स्टडी को कंडक्ट कर सकते हैं। नेचुरल में करते हैं तो उसमें बहुत समय लगता है, तो आर्टिफिशियल सेटिंग क्रिएट की जा सकती है, इसके साथ ये इसको जो है शॉर्ट टाइम में कंडक्ट किया जा सकता है। इस स्टडी का ये एडवांटेज हैं या इसकी ये मेरिट्स हैं इसकी, है ना, ये इसके एडवांटेज या इसके मेरिट्स हैं, इसके गुण हैं। इसके डिसएडवांटेज या डीमेरिट्स की बात करें कि इसके क्या अवगुण हैं या इसकी क्या लिमिटेशंस है, कमियां हैं। इसकी लिमिटेशन या कमियों की बात करें तो पहली चीज है कि इसमें इथिकल प्रॉब्लम आ जाती है। एथिकल प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि आप किसी ह्यूमन बीइंग पे अगर एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसको कोई हार्म होने का चांस रहेगा। जैसे कि क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं मेडिसिन के, तो उसमें क्या होता है, पेशेंट को नुकसान तो हो सकता है ना, कि अपन देख रहे हो कि कोई मेडिसिन कितनी इफेक्टिव है, हालांकि अपन नहीं करते, बट जो रिसर्चर होंगे वो करेंगे, ठीक है। नर्सिंग स्टाफ उस पर नहीं है उस करने के लिए, उसके लिए एलिजिबल, बट जो भी रिसर्चर इस पर रिसर्च करता है तो एक नुकसान तो होता ही है, इसका एक रिस्क होता है, तो एथिकल इश्यूज आते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पहली चीज इसके अंदर क्या आती है, एथिकल प्रॉब्लम आती है। पहला क्या आता है इसके अंदर, इसके साथ एथिकल प्रॉब्लम्स होती है, वो जुड़ी होती है, क्योंकि ह्यूमन वेरिएबल पे, ह्यूमन पर आपको कोई वेरिएबल्स हैं उसको मैनिपुलेट करना है, ठीक है। तो ह्यूमन पे जब करते हैं तो एथिकल इश्यू आ जाएगा। आप कितना भी कंट्रोल की सिचुएशन की बात करें तो कंट्रोल ग्रुप बना लो, सिचुएशन को कंट्रोल बना लो, फिर भी कुछ ऐसे एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होते हैं जिनको कंट्रोल करना संभव नहीं होता है। नो कंट्रोल ओवर एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, नो कंट्रोल ओवर एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। ऐसे वेरिएबल्स जो प्रभावित कर रहे हैं स्टडी को, बाहरी वेरिएबल्स हैं, उन सभी वेरिएबल्स पे कंट्रोल करना मुश्किल होता है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स पे संभव नहीं होता है। तो ये हमारी स्टडी को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है। और जो पार्टिसिपेंट होता है उन सब से, जब आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उस पर, तो उन सब से कॉपरेशन लेना भी मुश्किल होता है, डिफिकल्ट है ना, डिफिकल्टी इन कॉपरेशन ऑफ द पार्टिसिपेंट, ठीक है। तो गेट कॉपरेशन है ना, डिफिकल्ट टू गेट कॉपरेशन, डिफिकल्ट टू गेट कॉपरेशन फ्रॉम पार्टिसिपेंट। जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे कॉपरेशन लेना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप उन पे कोई एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो, ठीक है। हालांकि जब एक्सीडेंट होता है तो पहले इन्फॉर्म्ड कंसेंट होता है, सारी चीज़ उनको डिस्क्लोज की जाती है, सारी बातें बताई जाती है कि क्या किया जा रहा है, क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उनका जब कंसेंट होता है तो फिर हम उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये इसके डिसएडवांटेज है, ठीक है। नेक्स्ट जो अगली स्टडी आती है वो आती है हमारी, पहले ट्रू एक्सपेरिमेंटल होगी, दूसरी आती है क्वासी एक्सपेरिमेंटल। कौन सी आती है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। ये सेकेंड टाइप था, एक्सपेरिमेंट का सेकंड टाइप था क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। क्वासी एक्सपेरिमेंटल में एक चीज मिस हो जाती है जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल में तो होती है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मैनिपुलेशन तो होगा ही होगा, मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो होना ही है, क्योंकि बिना मैनिपुलेशन के तो कोई एक्सपेरिमेंट ही नहीं होता, ठीक है। दूसरा क्या होता है, यहां पर लैक ऑफ रैंडमाइजेशन होगा, ये चीज नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें क्या होता है, जो तीन एलिमेंट थे उन तीन में से कौन सा नहीं होता, लैक ऑफ रेंडमाइजेशन है वो यहां नहीं होता। मींस रेंडमाइजेशन नहीं होता, यहां पर क्या होता है, लैक ऑफ रेंडमाइजेशन होता है। क्लियर है, लैक ऑफ रेंडमाइजेशन मींस रेंडमाइजेशन नहीं होगा, दो जो ग्रुप बनाए जाएंगे वो नॉन रेंडमाइज्ड होंगे। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा, कंट्रोल ग्रुप होगा, लेकिन कैसे होंगे, नॉन रेंडमाइज्ड होगा। तीसरा क्या है, कंट्रोल ग्रुप होता है, ठीक है। मैनिपुलेशन होगा, कंट्रोल ग्रुप होगा, लेकिन रेंडमाइजेशन नहीं होगा। अगर रेंडमाइजेशन नहीं होता है तो फिर ये कैसी स्टडी होती है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल। और क्वासी एक्सपेरिमेंटल का मतलब होता है अर्ध, आधी, आधा एक्सपेरिमेंटल है ना, मींस जितनी एक्सपेरिमेंटल स्ट्रांग है उतनी ये नहीं होगी, ठीक है। तो इस टाइप की जब स्टडी की जाएगी तो वो आपकी क्या कहलाएगी, क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडी, ठीक है।
जैसे कि इसको कहाँ यूज करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे कि आपको कोई दो हॉस्पिटल है ना, ये हम जहाँ यूज करते हैं जहाँ जो है वो रैंडमाइजेशन पॉसिबल नहीं था, रैंडमाइजेशन होना संभव नहीं था, जहाँ पर रैंडमाइजेशन नहीं किया जा सकता, वहां पर हम इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जहां पर संभव नहीं था, जैसे कोई स्टडी थी, इफेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी नर्सिंग केयर, है ना, एग्जाम्पल देखिए, जैसे ना एग्जाम्पल effect of a study to effect of a study to assess effect of introducing primary nursing care among primary nursing care ना, प्राइमरी नर्सिंग केयर। ठीक है, यहां तक कर लो, चलो ठीक है। स्टडी टू असेस द इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग प्राइमरी नर्सिंग केयर। अब प्राइमरी नर्सिंग केयर का आपको जो है वो इफेक्ट, अच्छा पहली चीज प्राइमरी नर्सिंग केयर क्या होती है? प्राइमरी नर्सिंग केयर वो होती है जिसमें एक ही नर्स को 24/7 उस पेशेंट की जिम्मेदारी दी जाती है। जैसे कि एक कंसल्टेंट होता है, जिस पेशेंट जो होता है उस कंसल्टेंट को दिखाता है, तो उस कंसल्टेंट की वो सारी जिम्मेदारी होती है, उस पेशेंट को एडमिशन से लेकर उसके इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट और फाइनल डिस्चार्ज तक उसी की जिम्मेदारी होती है, उसी का अंडर में रहता है। ठीक है, ऐसे ही एक नर्सिंग स्टाफ को अगर ऐसी जिम्मेदारी दी जाती है उस नर्सिंग केयर के लिए, पेशेंट को सौंपा जाता है 24/7 के लिए, तो क्या कहलाएगा? वो प्राइमरी नर्सिंग केयर कहलाएगी। ठीक है, तो उस प्राइमरी नर्सिंग केयर में ये जरूरी नहीं है कि वो 24/7 उसके ऊपर ही रहेगी, दूसरे जो नर्सिंग स्टाफ होंगे उसके साथ कोऑर्डिनेट करके, पर अल्टीमेटली उसकी सारी जो प्लानिंग है, एडमिशन से लेकर डिस्चार्ज तक की सारी प्लानिंग जो होगी वो एक नर्सिंग स्टाफ के द्वारा ही डिसाइड की जाएगी। ठीक है, तो जब ऐसी जो नर्सिंग केयर है कोई इंट्रोड्यूस करनी थी, उसका इफेक्ट देखना था कि वो प्रभावी है या नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, वो दो अलग अलग हॉस्पिटल्स के अंदर आप अप्लाई करके देखोगे, एक हॉस्पिटल में तो नहीं, आपको एक कंट्रोल ग्रुप जो होगा, दो अलग अलग ग्रुप में आप अप्लाई करके देखोगे। ठीक है, एक हॉस्पिटल और दूसरे ग्रुप से। ठीक है, अब दो हॉस्पिटल जो आपने चूज किए हैं, ठीक है, एक आप कंट्रोल में रख रहे हो या फिर दूसरा आप एक्सपेरिमेंटल रख रहे हो, लेकिन जो दोनों ग्रुप है, दोनों हॉस्पिटल आपने चूज किए ना, ठीक है, उन दोनों की कंडीशन सेम नहीं है। रेंडमाइजेशन वहां पॉसिबल है, वहां सारी चीजें, जब वहां पर क्या है, वहां आपके पास जो है वो होमोजेनिटी हो, ठीक है, होमोजेनस हो, वहां आप इसको रेंडमाइज कर सकते हो। लेकिन आपने वहां पर क्या करना है, दो ही हॉस्पिटल है, उन दो ही हॉस्पिटल को आप, है ना, 2 हॉस्पिटल आपने सेलेक्ट कर लिए, है ना, तो उस 2 हॉस्पिटल जो सेलेक्ट कर लिए, उन 2 हॉस्पिटल में 2 हॉस्पिटल का सेलेक्ट कर लिए और 2 उन हॉस्पिटल्स जो यूज किए। ठीक है, अब ये जो 2 हॉस्पिटल्स हैं, ये जो होते हैं वो आप नॉन रैंडमाइज्ड ही करोगे। कैसे करोगे? नॉन रैंडमाइज्ड सिलेक्शन करोगे। कौन से को आप एक्सपेरिमेंटल में रखोगे और कौन से को आप क्या करोगे, कंट्रोल ग्रुप में रखोगे। ठीक है, तो ये जो सिलेक्शन होता है इनका नॉन रैंडमाइजेशन होता है। ठीक है, तो इस तरह का जो इफेक्ट है वो अगर देखना था, नर्सिंग स्टाफ पे देखना था, नर्सिंग स्टाफ जो इंट्रोड्यूस करके उसका इफेक्ट था वो चेक करना था। ठीक है, तो उसके लिए हमने 2 हॉस्पिटल चूज किए और उनको हमने क्या करा, नॉन रैंडमली चूज कर लिया, क्योंकि उन दोनों की जो पॉलिसीज होती है ना वो अलग अलग होती है। आप रैंडमली किसी को भी चूज कर लो, ठीक है, दोनों का कोई वो मीनिंग नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों की जो डिफरेंट जो पैटर्न है केयर का, सारी चीज मेथोडोलॉजी वहाँ डिफरेंट है ना, तो इसलिए जब इनको नॉन रैंडमली अपन सेलेक्ट करते हैं तो कौन सी हो जाएगी, नॉन रैंडमाइज टेक्निक हो जाएगी। ठीक है, इस नॉन रैंडमाइज टेक्निक में जब यूज करते हैं तो इसमें कौन कौन सी डिजाइन होती है, तो इसके अंदर पहले आती है नॉन रैंडमाइज्ड प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। ठीक है, जिस तरह से अपने रैंडमाइज्ड प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन किया था, वैसे ही जब कहीं रैंडमाइजेशन पॉसिबल नहीं है तो हमने सीधा ही बिना रैंडमाइजेशन के 2 ग्रुप बना लिए, आधे लोग एक्सपेरिमेंटल में डाल दिए, आधे कंट्रोल ग्रुप में डाल दिए। ठीक है, दोनों का प्री टेस्ट ले लिया, ठीक है, दोनों का प्री टेस्ट ले लिया, फिर दोनों के साथ में सॉरी जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसको ट्रीटमेंट दे दिया, जो भी आप ट्रीटमेंट, जो आप इंटरवेंशन करना चाह रहे थे वो, और यहां पर दोनों का फिर क्या ले लिया आपने, टेस्ट ले लिया। ठीक है, और फिर आपने उसका नेट इफेक्ट देख लिया। तो ये कौन सी होगी, नॉन रैंडमाइज्ड। इंपॉर्टेंट चीज एक ही है, टेस्ट वही वैसा ही है ना, नॉन रैंडमाइज्ड। ठीक है, जिसमें ग्रुप दोनों जो बना रहे हैं उसमें जो असाइन कर रहे हैं अपन ग्रुप में पार्टिसिपेंट्स को, वो हम विदाउट रैंडमाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है,
नेक्स्ट कौन सा है, नॉन रैंडमाइज्ड पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन। तो नॉन रैंडमाइज जो पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन होती है, तो इस नॉन रैंडमाइज पोस्ट टेस्ट ओनली में हम क्या कर रहे हैं, इसमें ये चीज नहीं आएगी, ठीक है, इसमें सिर्फ ये चीज नहीं आएगी, एक बार देख लेना यहाँ पर, यहाँ प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ये नहीं आएगा, ठीक है। यहां से देखिए एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप बन गए, उसके बाद क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को जो ट्रीटमेंट दिया जाएगा और कंट्रोल ग्रुप को क्या जाएगा यहाँ पर विदाउट ट्रीटमेंट, और उसके बाद दोनों का क्या हो जाएगा, पोस्ट टेस्ट हो जाएगा। मींस यहाँ पर इसका OE और यहाँ पर इसका ऑब्जर्वेशन C मीन्स कंट्रोल ग्रुप का, ठीक है। तो यहाँ इसमें क्या होगा, यहाँ इसके साथ प्री टेस्ट नहीं होगा, ओनली क्या होगा, रेंडमाइज नॉन रेंडमाइज्ड पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन, केवल और केवल क्या किया जाएगा, पोस्ट टेस्ट है वो दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा इसके साथ एक और आता है टाइम सीरीज डिजाइन। कौन सा आता है, टाइम सीरीज डिजाइन। टाइम सीरीज डिजाइन वहां करते हैं जहां पर क्या होता है, टाइम के साथ ऑटोमेटिकली कुछ चेंजेस आ जाते हैं। टाइम के साथ क्या होता है, उसमें जो इफेक्ट होता है वो चेंज होता है, डिटरमाइन द थिंग्स हैव टू चेंज ओवर टाइम, ठीक है। इस चीज को तय करने के लिए डिटरमाइन द थिंग्स हैव चेंज्ड ओवर टाइम। टाइम के साथ, समय के साथ चीजें कुछ अपने आप बदल जाती है, बिना कोई इंटरवेंशन के कुछ चीजें बदल जाती है। उस चीज को देखना था कि ये जो इंटरवेंशन का इफेक्ट आ रहा है ये अपने आप ही हो रहा है, टाइम के साथ अपने ओवर टाइम चेंजेस हो रहे हैं। तो उस चीज को नोट करने के लिए हम कौन सी यूज करते हैं, टाइम सीरीज डिजाइन यूज करते हैं। तो पहले तो नॉन रैंडमाइज्ड तरीके से 2 डिजाइन बन गई, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बन गया, कंट्रोल ग्रुप बन गया। फिर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, उसके आपने जैसे 3-4 टेस्ट ले लिए, है ना, इनके बीच का जो टाइम होता है वो इक्विवेलेंट होता है, इक्वी डिस्टेंस पे, इक्वी टाइम पे, इक्वी इंटरवल से, है ना। पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट, तीसरा टेस्ट। ऐसे ही आपने कंट्रोल ग्रुप में भी क्या ले लिए ना, पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट और तीसरा टेस्ट, प्री टेस्ट ले लिए, ठीक है। किसी भी चीज को आप असेस कर रहे थे तो पहले 3 बार असेस कर लिया, फिर उसके बाद या 4 बार असेस कर लिया। उसके बाद जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसको ट्रीटमेंट, उसमें इंटरवेंशन करना था वो अप्लाई कर दिया, और उसके बाद आपको जितने प्री टेस्ट लिए थे उतने आपने फिर पोस्ट टेस्ट ले लिए, ठीक है। कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप दोनों के पोस्ट टेस्ट ले लिए, लेकिन उन टेस्ट के बीच का इंटरवल जो है वो इक्वल जो ड्यूरेशन है वो रहना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से अपन टाइम सीरीज डिजाइन के साथ ये देखते हैं कि जैसे फर्स्ट से जो सेकंड में था और सेकंड से जो थर्ड में था, ये जो डिफरेंसेस है कि जो पहले से दूसरा टेस्ट और दूसरे से तीसरे टेस्ट का जो रिजल्ट में डिफरेंस है वो सिमिलर है, मींस डिफरेंस है या नहीं है, और डिफरेंस है तो टाइम के साथ जो आ रहा है वो एक सिमिलर पैटर्न में आ रहा है या फिर कभी कम ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ को नोट करने के लिए कि टाइम के साथ अपने आप इफेक्ट आ रहा है या फिर ये इफेक्ट है वो ट्रीटमेंट का, मीन्स हमारे इंटरवेंशन का इफेक्ट है। तो ऐसा चेक करने के लिए हम टाइम सीरीज डिजाइन होती है वो काम में लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी थी, दूसरी डिजाइन कौन सा टाइप था, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, ठीक है। अब उसके बाद इसके जो क्या एडवांटेज है, इसकी मेरिट्स क्या है। अगर आप क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन यूज कर रहे हैं तो इसकी मेरिट्स क्या है। क्वासी एक्सपेरिमेंटल क्या होती है, थोड़ी ज्यादा फिजिबल है, मोर प्रैक्टिकल है, ठीक है। इसमें रैंडमाइजेशन नहीं पॉसिबल होता है, वहां पर ये ज्यादा फिजिबल है, ज्यादा प्रैक्टिकल है, मोर फिजिबल, मोर प्रैक्टिकल, है ना, मोर प्रैक्टिकल, ज्यादा व्यवहारिक है, ज्यादा मीन्स संभव है ये होने वाली, एंड फिजिबल, मोर प्रैक्टिकल एंड फिजिबल, ठीक है। जहां पर जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है वो हर जगह पॉसिबल नहीं है, रैंडमाइजेशन करना संभव नहीं था, तो वहां ये विदाउट रैंडमाइजेशन ये ज्यादा संभव हो जाती है, ठीक है। ये नेचुरल सेटिंग में इसमें कोई आर्टिफिशियली कुछ कंडक्ट करने की जरूरत नहीं होती, जैसी सेटिंग है मीन्स रैंडमाइजेशन हम कर नहीं रहे, तो नेचुरल सेटिंग में इस स्टडी को की जा सकती है, मोर सुटेबल फॉर नेचुरल सेटिंग। फॉर नेचुरल सेटिंग्स, कि बिना कोई चेंजेस किए नेचुरल सेटिंग में ये स्टडी होती है वो संभव हो जाती है, ठीक है। और एबल टू स्टेब्लिश, जैसे कि जैसे वो स्टेब्लिश कर रही थी आपकी जो आपकी ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो कॉजल रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर रही थी, वैसे के वैसे ये भी कॉजल रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करने में संभव होती है ना, एबल टू स्टेब्लिश कॉजल रिलेशनशिप।
able to establish causal relationship between variables. वेरिएबल्स के मध्य कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है वो एस्टेब्लिश कर सकती है. तो ये इसकी मेरिट्स हैं. इसके अगेंस्ट इसके डीमेरिट्स क्या हैं? डीमेरिट्स जब रेंडमाइजेशन नहीं है ना तो थोड़ा सा एक्यूरेसी पे क्वेश्चन मार्क आता है. ठीक है, इसकी ये इसलिए ये क्या है, थोड़ी वीक डिजाइन है. ठीक है, जितनी स्ट्रॉन्ग जो है वो आरसीटी है, जो रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल है, ट्रू एक्सपेरिमेंटर जितनी स्ट्रॉन्ग है उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है. ये उसकी बजाय वीक डिजाइन है, उसकी बजाय कमजोर डिजाइन है, वीक डिजाइन है. इसमें जब अपन कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को चूज करते हैं तो सिलेक्शन जब हम करते हैं उसको किसको कंट्रोल में रखना है, किसको एक्सपेरिमेंटल रखना है, तो हमारा वहां क्या होता है, सिलेक्शन बायस होता है. हम सिलेक्शन क्या करते हैं, बायस ओके सेलेक्ट करते हैं कि इसको कंट्रोल में रख दो, इसको एक्सपेरिमेंटल रख दो. ठीक है, वहां पर कोई आधार नहीं होता है, कोई बेस नहीं होता है, साइंटिफिक बेस के बिना हम उसको रख देते हैं, तो सिलेक्शन बायस होता है. ठीक ऐसे ही हमारा एक्सट्रेनियस वेरिएबल में कंट्रोल नहीं होता, जैसा ट्रू में भी नहीं था. नो कंट्रोल ओवर एक्सट्रेनियस वेरिएबल. एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स है उन पर कोई कंट्रोल नहीं होता है हमारा, और इसकी रिलायबिलिटी जो कि कॉज एंड इफेक्ट की रिलायबिलिटी आएगी, स्टैब्लिश करने में सक्षम तो था लेकिन ये वीक डिजाइन है, इसलिए इसकी रिलायबिलिटी क्या हो जाएगी, लो रिलायबिलिटी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. ये विश्वास इसका थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसकी विश्वसनीयता पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है. low reliability of cause and effect relationship. जो आपने चेक किया है उसकी रिलायबिलिटी, उसकी जो ऑब्जर्वेशन, जो प्रिसाइज ऑब्जर्वेशन जो होना चाहिए था जितना, उतना इसका नहीं होता है जितना कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल का होता है. ठीक है, तो ये इसकी डीमेरिट्स थी. ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आती है वो आती है प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन. तीसरी कौन सी आती है, प्री एक्सपेरिमेंटल. तीसरी कौन सी आती है, प्री एक्सपेरिमेंटल. तीसरी हमारी कौन सी थी, प्री एक्सपेरिमेंटल. रिसर्च डिजाइन. पहले थी ट्रू एक्सपेरिमेंटल, दूसरी थी क्वासी एक्सपेरिमेंटल, और तीसरी कौन सी थी, प्री एक्सपेरिमेंटल. तो इस प्री एक्सपेरिमेंटल में भी जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन वो कैसे कैसे होते हैं. पहली चीज होती है कि इसमें मैनिपुलेशन होता है. क्या होता है इसमें, मैनिपुलेशन होता है. दूसरा क्या होता है, नो रैंडमाइजेशन. इसमें रैंडमाइजेशन नहीं होता है. और तीसरा नो कंट्रोल ग्रुप, और इसमें कंट्रोल ग्रुप नहीं होता है. ठीक है, तो एक ही चीज होती है इसके अंदर. इसमें क्या है, एक ही होता है मैनिपुलेशन. ठीक है, ये दोनों नहीं होते, रैंडमाइजेशन भी नहीं होगा और कंट्रोल ग्रुप भी नहीं होगा. ट्रू एक्सपेरिमेंटल में तीनों थे, देन क्वासी एक्सपेरिमेंटल में रैंडमाइजेशन नहीं हो रहा था. ठीक है, और प्री एक्सपेरिमेंटल में रैंडमाइजेशन और कंट्रोल ग्रुप दोनों नहीं है, अकेला मैनिपुलेशन. मैनिपुलेशन तो हो गई, उसके बिना एक्सपेरिमेंटल स्टडी नहीं होती है. ठीक है, इसकी कौन कौन सी डिजाइन है, जो प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है इसकी कौन कौन सी है. ठीक है, ये बहुत ही वीक डिजाइन है ना, ये बहुत ही वीक डिजाइन है. और इस डिजाइन को अपन कहाँ यूज करते हैं, अगर हम बात करें, है ना, ये एक बहुत ही वीक डिजाइन है. और ये इसको जो यूज कहाँ किया जाता है, ये एक तरह की वीक डिजाइन है ना, वेरी वीक डिजाइन. ये जो स्पेशली कौन यूज करता है, इसको बिगनर्स यूज करते हैं, लर्नर्स, बिगनर्स, है ना, या फिर जो लर्नर्स होते हैं सीखने के लिए पर्पज यूज करते हैं.
बिगनर्स और लर्नर्स जो होते हैं ना, वो जो सीखने के पर्पज से इसको काम ले इनिशियली इसको यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या होती है, वन ग्रुप होता है ना। किस पे टेस्ट होगा ये केवल एक ग्रुप पे टेस्टिंग होती है, है ना, वन ग्रुप टेस्टिंग होती है। इसमें एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ही होता है, उसी ग्रुप पे सारी टेस्टिंग होती है, मैनिपुलेशन भी उसी, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, और उसी की कंपैरिजन किया जाता है। तो इसीलिए कहते हैं ये वीक डिजाइन है, और बिगनर्स के लिए, लर्नर्स के लिए जो इनिशियली स्टार्ट करते हैं डिजाइन, है ना, उनके लिए काम होती है, क्योंकि इसमें जो सीखना है जिसको, तो उसके लिए डिजाइन काम में आ जाती है, क्योंकि इसकी फिर कोई जनरलाइजेबिलिटी इसकी ज्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी डिजाइन होती है, तो इसमें पहले होती है वन ग्रुप पोस्ट टेस्ट डिजाइन। कौन सी होती है, ठीक ऐसे ही जो हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, है ना, वैसे ही क्या हो जाएगी, वन ग्रुप पोस्ट टेस्ट डिजाइन। ठीक है, अब वन ग्रुप पोस्ट टेस्ट डिजाइन में भी क्या है, इसमें कुछ ज्यादा आप किसके साथ कंपेयर करोगे, उसके साथ कंपेरिजन करने के लिए कुछ भी होता नहीं है। तो मेनली जो इसमें यूज करते हैं वो कौन सी करते हैं, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। इसके साथ एक ही मेनली डिजाइन है, वो कौन सी है, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। कौन सी डिजाइन, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। क्लियर, एक ग्रुप जैसे कौन सा बना लिया, एक, है ना, ये देखिए एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बन गया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गया, देन उसके बाद उसका प्री टेस्ट हो गया, देन उसके बाद मैनिपुलेशन हो गया या ट्रीटमेंट हो गया, और उसके बाद पोस्ट टेस्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से डिजाइन बन जाती है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, देन उसके बाद उसका प्री टेस्ट, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट, और उसके बाद उसका पोस्ट टेस्ट। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, प्री टेस्ट, ट्रीटमेंट और पोस्ट टेस्ट। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो आपने था एक ही चूज किया, इसमें दूसरा ग्रुप होता नहीं है। ठीक है, कंट्रोल ग्रुप होता नहीं है। फिर इसका हमने क्या ले लिया, है ना, इसका जो टेस्ट है वो, है ना, आपका जो आपके OE1 ले लिया। ठीक है, OE1, फिर आपने ट्रीटमेंट जो मैनिपुलेशन करना था वो दे दिया, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका OE2 हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन 2 हो जाएगा, और फिर इसका नेट इफेक्ट है OE2 माइनस OE1 करके अपन उसको देख लेते हैं इसका। ठीक है, जैसे नेस्टिंग का इफेक्ट सिर्फ जो बच्चे लिए वो सिर्फ प्रीटर्म बच्चे थे, और सभी बच्चों पे आपने अप्लाई किया, उसके बायोफिजियोलॉजिकल पैरामीटर प्री टेस्ट में देख लिए, सब बच्चों पे आपने नेस्टिंग अप्लाई की, और उसके बाद उसका सबका पोस्ट टेस्ट करके देख लिया। ठीक है, आपने कंट्रोल ग्रुप नहीं रखा, विदाउट कंट्रोल ग्रुप आपने स्टडी की। तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। ठीक है, इसकी कुछ मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं। ठीक है, इसकी मेरिट्स क्या है, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन कर रहे हैं आप, प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कर रहे हैं, तो इसकी मेरिट्स क्या है ना, एक तो वेरी सिंपल एंड कन्वीनियंट है। मेरिट्स ये कि ये वेरी सिंपल है एंड कन्वीनियंट है, वेरी सिंपल है और कन्वीनियंट है, और मोस्ट सुटेबल फॉर द बिगिनर्स। किसके लिए सुटेबल है, मोस्ट सुटेबल फॉर बिगिनर्स, जो शुरुआत कर रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, उनके लिए ज्यादा सुटेबल डिजाइन है, आराम से इसको काम में ले सकते हैं। ठीक है, किस सेंस में, इजी, इसकी कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन सब में ये क्या होता है, इसका इजी होती है। ठीक है, मोस्ट सिंपल है, कन्वीनियंट है, मोस्ट सुटेबल फॉर बिगिनर्स है। ठीक है, ठीक ऐसे ही जो होती है इसकी डीमेरिट्स है कुछ, है ना, डीमेरिट्स है। तो डीमेरिट्स में ये वेरी वीक डिजाइन है, नॉट ओनली वीक, ये वेरी वीक डिजाइन है ना। कैसी है, वेरी वीक डिजाइन। इसकी सबसे बड़ा जो है ना वो डीमेरिट यही है कि ये बहुत वीक डिजाइन है, इसकी जनरलाइजेबिलिटी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो वेरी वीक डिजाइन है। ठीक है, और जो एक्सटेंडेंस वेरिएबल होता है उस पर कंट्रोल नहीं होता है ना, एक्सटेंड वेरिएबल पर बिल्कुल भी कंट्रोल, वेरी लिटिल कंट्रोल ओवर रिसर्च, और रिसर्च पे ज्यादा कंट्रोल नहीं होता है, वेरी लिटिल कंट्रोल ओवर रिसर्च, रिसर्च पे कोई ज्यादा कंट्रोल नहीं होता है, वेरी लिटिल कंट्रोल ओवर रिसर्च। तो ये तीसरी हमारी डिजाइन थी, प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। ठीक है, पहली थी
ट्रू एक्सपेरिमेंटल जिसके अंदर 8 सब डिजाइन थी, ठीक है। दूसरी थी क्वासी एक्सपेरिमेंटल जिसमें 3 डिजाइन थी, कौन कौन सी? पोस्ट नॉन रेंडमाइज्ड पोस्ट टेस्ट ओनली, नॉन रेंडमाइज्ड प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली, और तीसरी टाइम सीरीज डिजाइन। और जो तीसरा डिजाइन का टाइप था वो कौन सा था? प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, और जिसके अंदर एक ही है आपकी वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन, ठीक है। इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स। तो हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के तीनों टाइप और उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स और सब टाइप्स को डिस्कस किया है सेशन में। थैंक यू वेरी मच।